हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स अंडर 1000 इन सी लैंग्वेज। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाना ही हमारा यहाँ मकसद नहीं है, हमारा यहाँ मकसद है प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना, जिसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्राम बनाने के लिए हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो कई बार स्टूडेंट्स को इस तरह की शिकायत रहती है कि उन्हें क्लिक नहीं करता है कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बनाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम सीरीज़, ये प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ बहुत काम की है। जो टिप मैं यहाँ दे रहा हूँ आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, शायद आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो यहाँ पर अभी आप तक पहुँचने वाली है। तो आप ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहली बात तो ये कि हमें प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया। अगर हमें प्रोग्राम ही समझ में नहीं आया तो इसके आगे हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो पहले हमें प्रोग्राम को समझना होगा कि हमसे कहा क्या जा रहा है। दूसरी स्टेप ये होती है कि जब हमें समझ में आ जाए प्रोग्राम क्या है, क्या बनाना है, तो हम आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक इंजीनियर जब इमारत की शक्ल अपने दिमाग में बिठा लेता है उसके बाद ही उसको बनाना स्टार्ट करता है, क्योंकि जब तक उसे ये पता ही नहीं होगा कि उसे क्या बनाना है वो शुरुआत कैसे करेगा। तो हम आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करेंगे ये सोचकर कि अगर सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो कोई यूजर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो उसे क्या दिखेगा। इस तरीके से हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमें प्रोग्राम में क्या लिखना होगा। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हमें प्रोग्राम समझ में आया है। प्रोग्राम में बोला है कि पहले 1000 नंबर यानी 1 से लेके 1000 नंबर्स, इनमें जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनको प्रिंट करो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यूजर से कुछ इनपुट लेना है क्या? नहीं, यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं लेना है। हमें सिर्फ पहले 1000 नंबर को चेक करना है कि क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर हैं तो उन्हें प्रिंट करना है। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब होता है जैसे कोई नंबर है 125, अगर इस नंबर के क्यूब, देखो इस नंबर के डिजिट्स के क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और 5 का क्यूब, ये क्या हो गया, इस नंबर के डिजिट्स के क्यूब का सम यदि बाय चांस 125 वापस आ जाता है तो 125 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। फिलहाल ये नहीं है क्योंकि 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 5 का क्यूब कितना हो गया 125। ठीक है, तो ये 125 से ज्यादा हो रहा है तो इसके बराबर नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए जरूरी क्या है कि उस नंबर के डिजिट्स के क्यूब का सम वापस वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन लॉजिक बनाएंगे, पर फिलहाल हम आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन करते हैं। लेट्स से आउटपुट स्क्रीन ऐसी है। यहां पर पहले लिखा हुआ कुछ आएगा, एंटर नंबर, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। सोचिए जरा, क्या आपको कुछ एंटर कराना है? नहीं कराना। जब आपको एंटर ही नहीं कराना है तो ऐसा मैसेज भी प्रिंट नहीं कराना है। अक्सर स्टूडेंट बिना सोचे समझे यहां लिख देते हैं एंटर नंबर। तो आप सोचिए इस प्रोग्राम में करना क्या है। पहले 1000 नंबर को चेक करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो प्रिंट कराना है। तो हम सीधे सीधे एक मैसेज प्रिंट कराएं। हम लिखें लेट्स से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ठीक है, नंबर्स आर, ठीक है, और यहां पे नंबर्स प्रिंट करा दें। जैसे 1 तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, और जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे एक एक करके हम प्रिंट कराते जाएंगे। ये हमारा आउटपुट होगा। तो हमने आउटपुट भी इमेजिन कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि लॉजिक कैसे बनाए, है ना। जितना हमें समझ में आया उतना तो हमने कर लिया। इस हिसाब से अगर हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करें तो हमें इतना समझ में आया कि अब मेन लिखेंगे, मेन के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनेंगे। अभी हमने नहीं सोचा कितने वेरिएबल्स बनेंगे, पर हमें प्रिंट कराना होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आर, ठीक है, और बैकस्लैश n, तो लाइन चेंज हो जाएगी। और अब यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है वो नंबर्स, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और नंबर्स प्रिंट करा रहा हूँ।
तो नंबर्स प्रिंट कराने के लिए मेरे पास %d है और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स से n, तो n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, n में नंबर होगा। पर एक नंबर थोड़ा ना, बहुत सारे नंबर हैं। कितने नंबर्स हैं? पहले 1000 नंबर में मुझे एक एक नंबर को चेक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे 1 से लेकर 1000 तक एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए n एक वेरिएबल ले लेता हूं और जिसकी वैल्यू बारी बारी से मैं बदलूंगा फ्रॉम 1 to 1000। तो एक लूप लगा लेंगे जिसमें n की वैल्यू 1 से 1000 तक चलेगी। तो देखिए आप, यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम लेता हूं n और एक लूप चलाता हूं, लेट्स से फॉर लूप, n की वैल्यू 1 से लेकर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 तक, और n को इंक्रीमेंट कराता जाता हूं, ठीक है ना। ये मैंने लूप की बॉडी बना दी और लूप में ही ये printf होना चाहिए। अभी अगर ऐसा लिख दूंगा तो क्या होगा? सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, यानी 1 से लेकर 1000 तक पूरे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां बैकस्लैश n भी लगा देता हूं ताकि हर नंबर के बाद क्या लाइन चेंज भी हो जाए। तो अब यहां पर n की वैल्यू मुझे चेक करनी है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो उसके डिजिट्स को अलग करना पड़ेगा, उनके क्यूब निकालना पड़ेगा। तो जरा इधर लॉजिक बना लें पहले। ओके, तो ये जो लिखा है पहले इस जगह बनाऊं मैं, है ना। अभी जगह नहीं है मेरे शीट में लिखने की, तो मैं पहले जगह बनाता हूं। ओके, हमेशा लॉजिक जब भी बनाते हैं तो हम किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू एक समय पे हो गई 125, ठीक है ना। अब इसको कैसे चेक करोगे? इनके डिजिट्स कैसे अलग करोगे? तो अगर मैं n मॉड्यूलो 10 कर लूं, बताइए क्या होगा? इस 125 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा लास्ट डिजिट, दैट इज 5। इसको मैं रख लेता हूं किसी वेरिएबल r में। तो r में क्या चला गया? r वेरिएबल के अंदर चला गया 5। समझ में आ रही है बात? r के अंदर चला गया 5। n में अभी भी क्या है? 125। ओके, अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सम निकालने के लिए s, जिसकी वैल्यू शुरू में रख ली मैंने 0, ठीक। और इसमें असाइन करता हूं s प्लस जो डिजिट निकाली है ना आपने, क्या निकाली है? 5, है ना, r में है, तो r का क्यूब करना है, तो r इंटू r इंटू r। तो देखिए r का क्यूब हो गया, r का क्यूब मतलब 5 का क्यूब हो गया, यहाँ 5 का क्यूब हो गया मतलब 125 आ गया। 125 किस में ऐड हो गया? 0 में। तो s की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। अब क्या? अब फिर n में से मुझे 2 निकालना है, तो इसके लिए मैं n की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। पर n की वैल्यू मैं इसलिए चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि n की वैल्यू से लूप चल रहा है। n की वैल्यू एक एक बढ़ा बढ़ा के लूप चल रहा है, तभी तो 1000 बार चलेगा लूप। तो मैं n में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए n की वैल्यू पहले किस में रख लेता हूं? एक वेरिएबल x में। तो x में मैंने रख ली n की वैल्यू, और जो भी चेंजेस कराने हैं मैं x में कराऊंगा। तो मेरे पास x नाम का वेरिएबल है, तो मैं n में नहीं कराऊंगा, ये n की जगह में क्या लिख लूंगा? x। तो इससे क्या होगा? मेरा n अनटच रहेगा, n में 125 सेफ रहेगा, और x में जो चेंजेस मुझे करने हैं वो मैं करता जाऊंगा। तो x में अभी फिलहाल 125 रखा था, अब मैं x में डिवाइड करता हूं 10 का। बताइए x में अगर 10 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? 125 डिवाइडेड बाय 10 तो 12 आएगा, 12.5 नहीं आएगा क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, तो 12 आएगा। तो 5 हट गया इसमें से, तो ये वैल्यू मैंने x में ही रख दी। तो क्या हुआ कि 125 में से 5 हट गया और 12 बचा। अब ये जो 3 स्टेप मैंने लिखी है ना, इनको करते हैं रिपीट। कैसे? वाइल लूप लगा दूंगा, एक वाइल लूप लगाया और इसके कारण ये स्टेप्स हो गई रिपीट, ठीक है। अब रिपीट होंगी तो क्या होगा? x में 12 है, मॉड्यूलो 10 करेंगे, रिमाइंडर आएगा, यानी 2 आएगा इस बार रिमाइंडर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो r की वैल्यू 2 आ गई है, अब मैं इसका क्यूब कर रहा हूं। देखिए यहां पे इस स्टेप में क्या हो रहा है?
एस असाइन एस प्लस आर क्यूब। तो आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, वो किस में जुड़ गया एस में। एस में अब 0 नहीं है, एस में अब 125 है, 125 में आपने 8 जोड़ दिया तो ये हो गया 133। तो एस की नई वैल्यू हो गई है 133, ये एस की नई वैल्यू है। उसके बाद मतलब आपने 2 डिजिट्स का तो क्यूब निकाल लिया ना, 5 का भी क्यूब निकाल लिया और 2 का भी क्यूब निकाल लिया। उसके बाद x डिवाइडेड बाई 10 किया तो 12 डिवाइडेड बाई 10 1 बचेगा, तो 2 भी हट गया इस x के अंदर से, x में स्टोर हो गया 1। फिर ऊपर जाएंगे, वाइल की कंडीशन हमें अभी भी ट्रू रखनी है और फिर अंदर आना है और फिर x को मॉड्यूलो करते हैं 10 से। इस बार रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि 1 मॉड्यूलो 10 1 होता है, तो r में नई वैल्यू आ जाएगी 1। अब s में क्या असाइन कर दें, s प्लस आर क्यूब, r मतलब 1, 1 का क्यूब 1, तो 133 में 1 ऐड करेंगे तो 134 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हो गई 134 और x जो कि अब 1 है उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो रिजल्ट 0 आएगा, तो x की नई वैल्यू हो गई 0। देखिए जब तक 0 नहीं हो जा रहा, डिजिट्स उसके अंदर हैं, तो आप इस लूप को कब तक चलाएंगे, जब तक x नॉट इक्वल टू 0 है तब तक इस लूप को चलाएंगे। और क्या हुआ, लूप फिनिश हो गया क्योंकि x की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो जब लूप के बाहर आएंगे तो ये चेक करेंगे कि क्या s में जो वैल्यू रखी है, s में क्या रखा है, डिजिट्स के क्यूब का सम, क्या ये बराबर है n के। x से कंपेयर मत करिएगा क्योंकि x तो 0 हो चुका है। तो जिस नंबर के डिजिट्स आपने निकाले थे वो नंबर था n में, तो अगर ये बराबर है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो मैं प्रिंट करवा दूंगा किसकी वैल्यू, मैं प्रिंट करवा दूंगा n की वैल्यू, ठीक है। तो %d और \n और यहां पर अपन ने n लिखा हुआ है, ये अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। बनाया प्रोग्राम, ओके। यहां पे देखिए मैंने n की वैल्यूज 1 से लेके 1000 तक चला रहा हूं। यहां पर मैं एक वेरिएबल लूंगा r, एक वेरिएबल लूंगा s, ठीक है। आप बोलेंगे s में वैल्यूज शुरुआत में 0 रखनी, बिल्कुल रखनी है, पर लूप के अंदर। क्यों, क्योंकि n की हर एक वैल्यू के लिए मुझे फिर से उसकी डिजिट्स अलग करके सम करना है। हर नंबर के लिए मुझे सम अलग अलग करना है ना, तो n की वैल्यू चेंज होगी तो s वापस से 0 सेट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए s की वैल्यू मैंने 0 सेट कर ली है। व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे एक लूप लगाना है जिसमें x जब तक नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन x क्या है, तो x में मुझे n की वैल्यू रखनी होगी। तो x डिक्लेयर नहीं किया हमने, तो x भी डिक्लेयर करिए, ठीक है। तो x में n की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, इस वाइल लूप की बॉडी बनाते हैं और इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, सबसे पहले r में असाइन करें x मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया। अब s में असाइन करते हैं s प्लस r इंटू r। इसके बाद x में असाइन करते हैं x बाई 10। लूप जैसे ही फिनिश हो जाए चेक करो क्या s और n बराबर हैं। अगर हैं तो आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है n की वैल्यू। दैट्स इट, प्रोग्राम फिनिश हो गया हमारा। अब अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। देखिए मैंने प्रोग्राम को बिल्ड किया, रन किया, आउटपुट क्या आया, देखिए आउटपुट 153 370 371 407, किसी का भी देख लीजिए, जैसे 153 है तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। तो 125 में 1 ऐड किया 126, 126 में 27 ऐड किया 153, यस। तो 153 आ रहा है, दैट मीन्स ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो आप देख रहे हैं पहले 1000 में केवल 5 आर्मस्ट्रांग नंबर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्यों मैंने एस लिया, क्यों मैंने एक्स लिया। आप इन बातों के जवाब ज़रूर ढूंढिए, सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे
कोर्सेज मिलेंगे जिनके थ्योरी लेक्चर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। डेली उसमें वीडियोस अपलोड होते हैं, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे कुछ नया कंटेंट हमेशा मिलेगा। आप इस वेबसाइट को ना केवल बुकमार्क करिए बल्कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। शेयर करना बहुत सिंपल है, आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, शेयर करने के पीछे मकसद ये है कि हम चाहते हैं शिक्षा का समान अधिकार सभी स्टूडेंट्स को मिले, चाहे उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी हो या ना हो, चाहे वो ऐसी जगह पर रहता हो जहाँ कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, या जो भी रीज़न हो, अगर वो पढ़ाई करना चाहता है और उसका मन तो है लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये वीडियोस उसके काम आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करना है। हिंदी में वीडियोस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो कई लोगों के काम आएंगे। तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।